हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको फर्स्ट यूनिट कवर करा दिया था बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिसमें हमने आपको डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, जिसमें से आपको पहले बताया गया था मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। सेकेंड में बताया गया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। साथ ही साथ आपको बताया गया कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, और जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सारे टॉपिक आपके प्रीवियस वीडियो में कवर करा दिए गए थे। जिन बच्चों ने वीडियो देखा है उनके लिए अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं हमारे, और साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे लिंक, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये देखिए, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ये फंडामेंटल कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको जानना एक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बेहद जरूरी होता है। आज हम यहाँ पे जानेंगे कि इनकम क्या होती है, सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम जानेंगे नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम के साथ साथ जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आज का कहीं ना कहीं लेसन स्टार्ट करते हैं। आज पहले हम डिस्कस करेंगे इनकम के बारे में। अगर इनकम के बारे में हम बात करें कि इनकम क्या होती है या आय किसे कहते हैं, तो देखिए, आय से तात्पर्य हमें प्राप्त होने वाले उस पारिश्रमिक से है जो किसी कार्य के बदले मिलता है। हम कहीं पे कोई भी कार्य कर रहे हैं, इवन कोई सेवा दे रहे हैं, उसके बदले में जो पारिश्रमिक या जो धन हमें प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं इनकम या आय बोलते हैं। आय की मीनिंग यहां से हम कंफर्म कर सकते हैं। अगर इनकम के बारे में बात करें तो इनकम के बारे में कह सकते हैं कि इनकम इज अ रेवेन्यू ऑफ business earned from the selling of goods and services. Goods and services. तो इनकम इज रेवेन्यू ऑफ बिजनेस अर्न फ्रॉम द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या इसके आगे कुछ पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं आप अगर ऐड करना चाहें तो। और द इंडिविजुअल रिसीव money, the individual receive money from labor, service and investment। तो देखिए, यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इनकम क्या होती है। इनकम इज अ रेवेन्यू ऑफ बिजनेस अर्न फ्रॉम द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। साथ ही साथ हमें भी कह सकते हैं कि द इंडिविजुअल रिसीव मनी फ्रॉम लेबर, सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इनकम। तो इनकम के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए, जब कभी भी इनकम की बात आती है, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम की बात करें, तो इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात करें तो जैसे हम अपने इनकम के बारे में अगर बात करें तो तीन सोर्स है हमारे पास। हमारा महाविद्यालय है, हमारे क्लासेस हैं जो जौनपुर में चलते हैं, और एक क्लासेस है हमारा जो बदलापुर में चलता है। तो अगर हम तीनों सोर्स की बात करें, महाविद्यालय के सोर्स की बात करें, वहां से अगर हमें मिल रहे पैसे, यहां से मिल रहे 10,000 और पर्टिकुलर इस पॉइंट से मिल रहे 10,000, तो हमारी इंडिविजुअल इनकम कितनी हो जाएगी? टोटल 30,000 हो जाएगी। इसी तरीके से कहीं ना कहीं जब हम इनकम की बात कर रहे हैं, तो जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं वो नेशनल इनकम की बात होती है, राष्ट्रीय आय की बात होती है। राष्ट्रीय आय को समझने से पहले आपको समझना होगा कि परिवार की आय क्या होती है, परिवार की गणना कैसे होती है। अगर राष्ट्रीय आय की बात करें तो हम एक
स्टेटमेंट में कह सकते हैं कि देश में रहने वाले सभी लोगों की आय को अगर मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। एक कॉमन parlance में कहा तो जरूर जाता है, वास्तव में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट जो है आपका वो ये है कि किसी भी राष्ट्रीय सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का जो आर्थिक मूल्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो अभी आपका इस कॉन्सेप्ट को भी हम बिल्कुल क्लियर करा देंगे आपका। चलिए जैसे हमने अभी इंडिविजुअल की बात की तो हमने अपना नाम लिया, इसी तरीके से हम अपना फैमिली की बात करें तो फैमिली में सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, पिताजी हैं, माताजी हैं, साथ ही साथ बड़े भाई हैं, और अगर हम स्वयं हैं तो फैमिली इनकम की बात करें तो मान लीजिए हर एक सोर्स से 20,000 की अर्निंग हो रही है, तो हमारे पास सोर्स कितने हैं, टोटल फोर्स यानी कि 4 सोर्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर फैमिली इनकम की बात की जाए तो चारों सोर्स अगर हम मिला दें तो 80,000 निकल के आ रहा है जो फैमिली इनकम को इंडिकेट करता है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है तो हमारे राष्ट्र के अंदर कार्य करने वाले जो भी लोग हैं उनके बारे में पूरा डिटेल्स क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे हमने अभी बात की जो उसे जीडीपी भी बोलते हैं। जीडीपी के साथ साथ जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो देखिए नेट नेशनल इनकम की बात होती है। नेट नेशनल इनकम की बात करें अगर हम नेट नेशनल इनकम की बात करें तो हमारे देश में जो सभी अंतिम वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका जो आर्थिक मूल्य होता है, जब उसमें से हम पूरी तरह से जो डेप्रिसिएशन होता है उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट नेशनल इनकम आता है, और वही नेट नेशनल इनकम ही वास्तव में क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। और इस नेट नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए हमें काफी जैसे स्टेप बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में जीडीपी काउंट होती है। जीडीपी की बात करें तो एक जीएनपी होता है, फिर उसके बाद एनडीपी होता है, फिर एनएनपी होता है। तो देखेंगे कि इन चारों कॉन्सेप्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं या कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले हम ध्यान देंगे जीडीपी के बारे में। अगर हम जीडीपी के बारे में बात करें तो जीडीपी किसे कहते हैं, देखिए जीडीपी का हिंदी अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, मान लेते हैं हमारी नेशनल बाउंड्री, ठीक है, ये हमारी नेशनल बाउंड्री है और हमारी नेशनल बाउंड्री के अंदर विद इन द 1 फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं जिसे हम फिनिश गुड्स कहते हैं और सेवाएं, सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का जो इकोनॉमिक वैल्यू होता है, जो आर्थिक मूल्य होता है, वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। उसी को हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो देखिए किसी भी नेशनल बाउंड्री के अंदर, किसी भी यूनियन टेरिटरीज के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का जो आर्थिक मूल्य होता है, जिसका कैलकुलेशन कब किया जाता है, विद इन द 1 फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर में, वही किसको इंडिकेट करता है, जीडीपी को इंडिकेट करता है। वही आपका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो भी कॉन्सेप्ट हैं आगे सब आपके जीडीपी पे ही बेस्ड होते हैं। जीडीपी के बाद अगर हम बात करते हैं जीएनपी के बारे में, जीडीपी के बाद बात करते हैं जीएनपी के बारे में। और जीएनपी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए जीएनपी इज इक्वल टू होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हमारे देश की जो अंतिम वस्तुएं हैं, अंतिम वस्तु का तात्पर्य क्या है, देखिए विच इज डायरेक्टली, हम कह सकते हैं ऑल द कमोडिटी विच इज डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड फिनिश गुड्स। ठीक, कोई भी ऐसी वस्तु जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय इच्छाओं की पूर्ति करती है, जैसे मोबाइल फोन आप अपने हाथ में लिए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए फिनिश गुड्स है। इस तरीके से चावल का सेवन कर रहे हैं, आटे का सेवन कर रहे हैं, फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर से संबंधित जो वस्तुएं हैं उसका उपयोग कर रहे हैं
तो आपके फिनिश गुड्स में काउंट होगा। कोई भी फर्नीचर की बात करें, ऐसा फर्नीचर जो शोरूम में रखा गया है सिर्फ, जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हो, वो कभी भी फिनिश गुड्स नहीं माना जाएगा। फिनिश गुड्स वही चीजें होती हैं जो मानवीय इच्छाओं को क्या करती है, पूरा करती है। साथ ही साथ जो भी सर्विसेज है, सर्विसेज के अंतर्गत जैसे क्या आता है, फाइनेंस से संबंधित जो सर्विसेज, इंश्योरेंस की बात करें, बैंकिंग सर्विसेज की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बात करें, टेलीकॉम कम्युनिकेशन की बात करें, वो भी आपके सर्विसेज में काउंट होता है। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एरोप्लेन ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो देखिए ये सारी चीजें किसके अंतर्गत काउंट होती है, सर्विसेज के अंतर्गत आती है। तो जो भी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं हैं उनका तो एक मूल्य होता है, लेकिन उन मूल्य में एक पर्टिकुलर समय के बाद क्या होती है, कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, जिसे हम डिप्रिशिएशन कहते हैं। जैसे आप कोई भी मोबाइल लेते हैं, आज मोबाइल 10,000 का ले लीजिए, जस्ट 3 महीने बाद अगर आप सेल करेंगे तो उस मोबाइल का कोई भी 6 से 7,000 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, तो मतलब 3,000 रुपए उसकी वैल्यू गिर गई। तो जीडीपी के अंदर क्या होता है कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उस पर सारी चीजें काउंट होती है। जब उसी एक्चुअल वैल्यू में से उस पर्टिकुलर एसेट्स या उस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, उसके डिप्रिशिएशन को माइनस कर दिया जाता है, तो क्या निकल के आता है, जीएनपी। तो जीडीपी का जो अमाउंट होगा उसमें से जब टोटल डिप्रिशिएशन हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, जीएनपी आएगा, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो आपका हो गया। अब देखिए जीएनपी की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका होता है एनडीपी, इसी से संबंधित कॉन्सेप्ट है एनडीपी। अगर एनडीपी की बात करें तो इसका मतलब होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में बेस क्या होता है आपका, जीडीपी होता है। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी यहाँ पे होगा एनडीपी में। साथ ही यहाँ पे राष्ट्रीय की बात है कि यहाँ पे हम फोकस करेंगे अपनी नेशनैलिटी को, राष्ट्रीयता, और राष्ट्रीयता के बेसिस पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे जब भी जीडीपी या जीएनपी, तो हमने बताया था कि नेशनल बाउंड्री इसके अंदर की बात होती है। आपकी जो भी नेशनल बाउंड्री इसके अंदर की बात होगी, कहने का मतलब यहाँ पे सीमा हमारी होनी चाहिए, हमारी जो राष्ट्रीय सीमा है उसके अंदर के लिए कॉन्सेप्ट कौन सा है, जीडीपी और जीएनपी। जब इससे बाहर तक की चीजों का भी कहीं ना कहीं हम काउंटिंग करने लगते हैं तो कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है, फिर आता है एनडीपी और एनडीपी। अब देखिए एनडीपी में क्या नया होगा, जैसे हमारे देश के कई ऐसे नागरिक हैं जो हमारे यहाँ से विदेश में जाके काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, चाइना, अमेरिका, तमाम तरीके के देश। अब देखिए इन देशों में जाके अगर काम कर रहे हैं तो वहां से इनकम अर्न करते हैं और वो इंडिया में भेजते हैं। तो जो फॉरेन में जाके जो लोग इनकम अर्न करके इंडिया भेजते हैं, तो उस इनकम को भी हम क्या करते हैं, जीडीपी में अपने ऐड कर लेते हैं, और उस इनकम को हम क्या मान लेते हैं, यक्स। यक्स हमारा क्या है, इनकम रिसीव इन इंडिया। तो यक्स हमारा यहाँ इनकम जो भारत में रिसीव होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ भी लोग काम नहीं करते। अब ऐसे तमाम ऐसे देश है जहाँ के लोग हमारे देश में आके भी काम करते हैं। जैसे अफ्रीका की बात करें, नीदरलैंड की बात करें, वेस्ट इंडीज की बात करें, यूएसए की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जापान की बात करें, तो देखिए इन देशों के लोग भी हमारे यहाँ आके काम करते हैं और हमारे यहाँ से इनकम इन तमाम देशों में जाता है। तो अगर यहाँ से पैसे जा रहे हैं तो उसको हमें क्या करना होगा, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसको हमें माइनस भी करना होगा। तो यहाँ पे वाई मान लेते हैं, वाई क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ से एनडीपी निकल के आती है, जिसे हम कहते हैं नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स यहाँ पे क्या है, इनकम रिसीव इन इंडिया। वाई की बात करें तो जो इनकम हमारे देश से क्या हो रही है, बाहर जा रही है फॉरेन के माध्यम से। क्लियर है। अब देखिए एनडीपी के बाद लास्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका एनएनपी, एनएनपी की बात करें अगर हम, तो देखिए इसमें चीजें छूट रही है। जैसे जीडीपी की बात हुई, यहाँ पे डिप्रिसिएशन माइनस हुआ था, सेम उसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत भी क्या होगा, जीडीपी जैसे ही आपका डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा तो एनएनपी आ जाएगा, आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे वास्तव में राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जीडीपी बेस हमने पहले बता दिया था, प्लस
इनकम रिसीव इन इंडिया माइनस इनकम कहीं ना कहीं आउटसाइड इंडिया। अब देखिए x माइनस वाई के बाद माइनस यहाँ पे हो जाएगा डेप्रीशिएशन। क्लियर है? तो यहां से एक कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, एनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई माइनस डेप्रीशिएशन। तो ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए यहां तक अगर देखेंगे तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे भी क्या है जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एन एन पी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई की जगह हम क्या लिख देंगे एनडीपी माइनस डेप्रीशिएशन। तो आपका क्या आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया। देखिए जीडीपी से संबंधित या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से संबंधित आपके ढेर सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो दादा भाई नेहरूजी ने की थी। ठीक है, पहली बार जो गणना हुई थी 1861 में, तो वहां पे आपकी टोटल जो राष्ट्रीय आय था 200 करोड़ के आसपास था। और आपके पर कैपिटा इनकम की बात करें, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम निकालना भी हमने अपने पिछली क्लास में बताया था आपको कि पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, आपका टोटल नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय करंट ईयर पॉपुलेशन। जिस भी कंट्री का हमें पर कैपिटा इनकम निकालना है तो उस पर्टिकुलर कंट्री की हम क्या करेंगे, टोटल नेशनल इनकम निकाल लेंगे। उसको किससे डिवाइड करेंगे? करंट ईयर पॉपुलेशन से। क्लियर है? तो देखिए वहां से पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगा। तो देखिए पर कैपिटा इनकम उस समय 20 रुपीज था। लेकिन अगर हम बात करें 2019 और 20 की सेशन की, 2019 और 20 के बारे में बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 का था, यहां पे बात करें तो 180.10 लाख करोड़, 180.10 लाख करोड़ रुपए इस समय हमारा राष्ट्रीय आय है। अगर हम बात करें 2019 एंड 20। अब देखिए 19 और 20 से पहले की अगर हम बात करें 18 और 19 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19, तो उस समय था 163.37 लाख करोड़। तो 163.37 लाख करोड़ था 2018 और 19 का डेटा है। और जबकि हम बात करेंगे फाइनेंशियल 19 और 20 की, तो देखिए कितना परिवर्तन आ गया। और लगातार हमारी सरकार की बात करें तो प्रयास कर रही थी कि नेशनल इनकम को बढ़ाया जाए। लेकिन आज के समय में बात करें जो स्थिति इस समय भारत की बनी है, भारत की ही नहीं अभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थिति बनी है, जो महामारी हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है। तो देखिए कोविड-19 की वजह से हर एक पर्टिकुलर देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं क्या हुई, खराब हुई है। और इस अर्थव्यवस्था के खराब होने के कारण हमारी जो नेशनल इनकम इस वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष की अपेक्षा क्या रहने वाली, कम रहने वाली। पहले से ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कहीं ना कहीं चूंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ व्यवसाय इस समय बंद पड़ा हुआ है कंटिन्यू। आप जानते हैं कि लॉकडाउन का 4th फेज चल रहा है इस समय। अब इतने समय से अगर व्यवसाय बंद रहेगा तो निश्चित रूप से इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे देखने को मिलेगा। इसका निश्चित रूप से असर हमारे राष्ट्रीय आय पे भी देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि इस वर्ष अभी हमने जैसे बताया कि 2019 और 20 का जो फाइनेंशियल ईयर था वहां पे 180.10 करोड़ था। और लेटेस्ट की बात करें, इस जो फाइनेंशियल की बात करें 20 और 21 का, इसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इससे कम राष्ट्रीय आय आपको देखने को मिलेगी। तो कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण से राष्ट्रीय आय में कमी आती है। जैसे इस महामारी की बात करें, इस महामारी की वजह से हमारी राष्ट्रीय आय कम हो रही है। तो देखिए जीडीपी के बारे में यहाँ पे बताया आपको, जीडीपी के साथ जीएनपी के बारे में बताया, एनडीपी और एनपी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ। अब देखिए इनकम से आगे बढ़ते हैं और इनकम के बाद डिस्कस करते हैं सेविंग्स के बारे में।
देखिए, अगर आपकी इनकम क्लियर हो गई हो तो सेविंग्स में इजीली क्लियर हो जाएगी। सेविंग कुछ होता नहीं, बस आपकी इनकम का वह हिस्सा होता है जो आप खर्च नहीं करते। किसी भी व्यक्ति की बात करें, उसके पास जो आय आ रही है, आय का वह हिस्सा जो खर्च नहीं किया जाता, वो क्या होती है? आपकी बचत होती है, वो आपकी सेविंग होती है। इसी तरीके से अगर हम राष्ट्रीय बचत की बात करेंगे तो हमारे राष्ट्र में इनकम के विभिन्न जो सोर्स हैं, टैक्सेस के माध्यम से जो पैसे आ रहे हैं, ठीक है, उन पैसों के बारे में बात करें तो आपकी टोटल कहीं ना कहीं आय निर्धारित करते हैं भारत सरकार की, यहाँ पे आपके देश की। अब उसमें से जब हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आय से जो भी खर्चे हैं माइनस कर देंगे। आप जानते हैं कि सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर का काम करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, तमाम तरीके की सड़कें, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कई इंस्टीट्यूशंस, कहीं ना कहीं एजुकेशन पे, रिसर्च पे तमाम तरीके से पैसे खर्च करती है। तो उन खर्चों को निकाल दें तो जो पैसे बचता है वो क्या होता है? सेविंग होता है। तो देखिए, अगर बचत की बात करें तो बचत के बारे में हम कह सकते हैं कि सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम which is not spent by the individuals, ठीक है, which is not spent by the individuals। देखिए, मान लेते हैं आपकी इनकम, जैसे हमने अपनी इनकम की बात की थी, मान लेते हैं हमारी इनकम कितनी है? 30,000 है, और हमारे जो पर्सनल एक्सपेंसेस है फॉर द 1 मंथ की बात हो रही है यहाँ पे, तो 10,000 हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। इनकम के सोर्स की बात हमने बताई थी। अगर 10,000 की बात करें तो 10,000 जो खर्च होते हैं, जैसे ट्रेवलिंग की बात करें, ट्रेवलिंग में खर्च होते हैं। इस तरीके से हम अगर फूड पे बात करें तो फूड में पैसे खर्च होते हैं। बात करें अगर हम क्लोथ्स की, कपड़ों की, यहाँ पे कुछ पैसे खर्च होते हैं। क्लोथ्स के साथ साथ बात करें अगर हम कहीं ना कहीं अदर एक्टिविटीज, तो अदर एक्टिविटीज में भी हमारे पैसे खर्च होते हैं। तो देखिए, यहाँ से जो खर्च हो रहे हैं, हम पर मंथ अगर इनकम 30,000 की हो रही है और 10,000 क्या हो रहा है? पैसे खर्च भी हो रहे हैं। तो सेविंग्स हमारी कितनी होगी? अगर सेविंग की बात करें तो 20,000 की पर मंथ सेविंग है। और इनकम और सेविंग का बहुत क्लोज रिलेशन होता है। अभी हम आपको इन्वेस्टमेंट के विषय में बताएंगे, तो वहां से चीजें बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपकी। इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या रिलेशनशिप होता है। देखिए, आपकी सेविंग्स है, सेविंग के संदर्भ में देखिए बात करें तो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन तो आपके नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आगे सारी चीजें बेस्ड है। तो देखिए, जैसे बात कर रहे हैं सेविंग के बारे में, सेविंग और इनकम को ले, तो जैसे जैसे आपकी इनकम क्या होती बढ़ती है, उसके साथ ही साथ सेविंग क्या हो बढ़ी, और सेविंग बढ़ने का पॉजिटिव इंपैक्ट देश में होने वाले इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है। इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। इनकम घटेगी, सेविंग घटेगा, सेविंग घटेगा तो इन्वेस्टमेंट भी घट जाएगा। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि निवेश क्या होता है, तो देखिए, निवेश से सिंपल सा तात्पर्य होता है कि जब कभी भी हम अपने पूंजीगत संपत्तियों कोई भी निवेश करते हैं तो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो आप कहेंगे सर, जैसे हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हमने ढेर सारी प्लांट एंड मशीनरी लेके आए हैं, बिल्डिंग बनवाई है, तमाम पैसे हमने खर्च किए, तो क्या वो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा? समानता तो लोग यही कहते हैं कि हमें बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उसे हम कहते हैं कैपिटल, उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, कोई नया बिजनेस यूनिट स्टैब्लिश करते हैं, किसी भी एंटरप्रेन्योर की बात करें, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि ए पर्सन हु एस्टैब्लिश द बिजनेस, जो व्यवसाय को लगाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय को लगाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं उद्यमी। और उद्यमी के विषय में बात करें तो उद्यमी स्टार्टिंग में जो कैपिटल, जो पैसे लगाता है, वो कैपिटल होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट होता है। और एक बार आपने बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया तो फिर एडिशनल जो पैसे आप उसमें लगाते हो पर ईयर के हिसाब से, वो क्या होता है? आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये देखिए, बेसिक डिफरेंस भी है आपका कैपिटल और इन्वेस्टमेंट।
कैपिटल क्या होता है कि स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस लगा रहे हो आप, वहां पे कैपिटल एसेट्स के लिए जो भी पैसे आपने खर्च कर दिए, जो भी आपके पास स्टार्ट एसेट्स है, तो आप कैपिटल में काउंट होंगे। लेकिन जब आपका बिजनेस रन करने लगता है तो आप पर ईयर कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा पैसे उसमें खर्च करते हो, जो कि क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कॉमन पैरेंट्स में हम आप ये कह सकते हैं कि निवेश या आशय मुद्रा के उस भाग से है जिसके माध्यम से हम अपने आय का उपार्जन करते हैं। कभी भी आप अपने आय को या अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए पैसे लगाते हैं तो भी निवेश होता है। क्लियर है? देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट, सेविंग और आपकी इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो तीनों में रिलेशनशिप हमने बताया। रिलेशनशिप की बात करें तो आय आपकी बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आय घटेगी तो सेविंग घटेगी, सेविंग घटेगी फिर इन्वेस्टमेंट घट जाएगी। क्लियर है? तो देखिए, आज जो टॉपिक था आपका इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे जो पूछे भी जा सकते हैं, अगर पूछे गए तो ये पूछे जा सकते हैं कि कॉजेज ऑफ द स्लो ग्रोथ ऑफ इनकम। आपके देश में इनकम की जो ग्रोथ है उसका धीमे रहने के पीछे रीजन क्या है, या सेविंग स्लो होने के पीछे रीजन क्या है। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है आपकी, पुअर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर ले, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर ले, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी की बात कर ले, तो तमाम ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं सेविंग्स को क्या करते हैं, पीछे ले जाते हैं। जब आपके पास आधारभूत संरचनाएं ही नहीं रहेंगी तो आपके यहाँ व्यवसाय नहीं रहेगा, और व्यवसाय नहीं रहेगा तो लोगों की इनकम नहीं होगी, और इनकम नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं आपके देश या आपकी अर्थव्यवस्था में सेविंग या इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। तो देखिए, अगर इन चीजों को इंप्रूव किया जाए, इन चीजों में अगर सुधार लाया जाए तो निश्चित रूप से हम अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं, सेविंग्स को भी बढ़ा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। धन्यवाद।